बेरूत पर इजरायली हमला, रिहायशी इलाकों में मची तबाही, बढ़ा मध्य पूर्व का तनाव। ईरान की सीधी चेतावनी, क्या अब युद्ध विराम टूटेगा और छिड़ेगा नया क्षेत्रीय युद्ध? क्या मध्य पूर्व एक बार फिर बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा है? क्या लेबनान की राजधानी बेरूत पर हुआ ताजा हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई थी या फिर किसी और बड़े संघर्ष की शुरुआत? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान अब सीधे मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है? दोस्तों, जिस समय दुनिया ये मान रही थी कि युद्ध विराम के बाद लेबनान और इजराइल के बीच हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगेंगे, उसी समय बेरूत के दक्षिणी उपनगर दाहिए में एक बड़े हवाई हमले ने पूरे क्षेत्र को फिर से तनाव की आग में धकेल दिया है। घनी आबादी वाले इलाके में हुए इस हमले में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई, लोगों के घर तबाह हो गए और आम नागरिक इसकी चपेट में आ गए। धुएं के बड़े बड़े गुबार आसमान में उठते दिखाई दिए और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लेकिन इस हमले की गूंज सिर्फ लेबनान तक सीमित नहीं रही, इसकी आवाज सीधे तेहरान, वॉशिंगटन और तेल अवीव तक सुनाई दी। क्योंकि इस बार प्रतिक्रिया सिर्फ लेबनान की ओर से नहीं आई, बल्कि ईरान ने भी बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए संकेत दे दिए कि अगर हालात ऐसे ही आगे बढ़े तो क्षेत्र में एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक टकराव देखने को मिल सकता है। दोस्तों, रविवार दोपहर अचानक बेरूत के दक्षिणी इलाके में सायरन और धमाकों की आवाजें गूंजने लगी। कुछ ही मिनटों में लोगों ने आसमान में उठते धुएं के बादल देखे और समझ आ गया कि एक बड़ा हमला हुआ है। रिपोर्टों के मुताबिक हमला 2 रिहायशी इमारतों के अपार्टमेंट्स पर हुआ। ये कोई सुनसान सैन्य ठिकाना नहीं था, बल्कि ऐसा इलाका था जहां बड़ी संख्या में आम नागरिक रहते हैं। हमले के तुरंत बाद एम्बुलेंस और राहत दल मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम शुरू हुआ। कई परिवारों ने अपने घर खो दिए और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों को कहना था कि युद्ध विराम के बाद उन्हें उम्मीद दी कि अब शायद हालात सुधरेंगे, लेकिन ताजा हमले ने उन उम्मीदों को फिर से तोड़ दिया। इजराइल ने क्या कहा? हमले के कुछ ही समय बाद इजराइल की ओर से आधिकारिक बयान सामने आया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने दावा किया कि ये हमला हिजबुल्लाह के एक कमांड सेंटर को निशाना बनाकर किया गया था। उनका कहना था कि हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल पर किए गए हमलों के जवाब में ये कार्रवाई जरूरी थी। इजराइल का तर्क है कि अगर उसकी सुरक्षा को खतरा पहुंचता है तो उसे जवाबी कार्रवाई का पूरा अधिकार है। लेकिन सवाल ये है कि अगर निशाना किसी सैन्य ठिकाने को बनाया गया था तो फिर आम नागरिकों के इलाके में इतनी तबाही क्यों हुई? यही सवाल अब लेबनान सरकार, मानवाधिकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कई हिस्सों की ओर से उठाया जा रहा है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच बढ़ता टकराव। दोस्तों, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच संघर्ष कोई नई बात नहीं है। दोनों के बीच दशकों से तनाव बढ़ा हुआ है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में ये टकराव कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया है। मार्च में शुरू हुई हिंसा के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगातार हमले किए हैं। हालांकि अप्रैल में युद्ध विराम की घोषणा हुई थी, लेकिन जमीन पर हालात कभी पूरी तरह शांत ही नहीं हुए। इजराइल की ओर से लेबनान में लगातार हवाई हमले किए जाते रहे, जबकि हिजबुल्लाह भी समय समय पर रॉकेट और ड्रोन हमलों के जरिए जवाब देता रहा। नतीजा ये हुआ कि संघर्ष धीरे धीरे फिर उसी दिशा में बढ़ने लगा जहां किसी भी समय बड़ा विस्फोटक हो सकता था। आइए विस्तार से समझने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी आशीष के पास। और यही वजह है दर्शकों, यही वजह है कि नुकसान पर नुकसान लेबनान को उठाना पड़ रहा है और इसी वजह से वो बातचीत करना चाह रहा। लेकिन आईडीएफ के हमले में 3 लेबनानी सैनिक भी मारे गए हैं। अब सवाल आपके जहन में आ रहा होगा, वो वाली कहानी कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन उस दोस्ती में दरार देखने को मिल रही। कल तक जो साथ थे, कल तक जो साथ मिलकर हमला कर रहे थे, कल तक जो अपने दुश्मन के खिलाफ एक साथ बयानबाजी कर रहे थे, आज पलट गए। छुरा निकालकर घोंप दिया गया। अमेरिका के सबसे भरोसेमंद दोस्त ने उसकी पीठ पे छुरा घोंप दिया है। दर्शकों, इजराइल बिल्कुल सही सोच रहे हैं।
इजराइल की बात कर रहा हूं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, उसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है वॉशिंगटन से। क्या कहा जा रहा है वो समझिए। कह रहे हैं कि अब अमेरिका के सबसे गोपनीय राज और उन राज को चुराने के लिए मोसाद काम कर रहे हैं। मोसाद जुट गई है। तो क्या व्हाइट हाउस की दीवारों के अंदर होने वाली चर्चाओं पर तेल अवीव की वाकई नजर है? आखिर इजराइल ऐसा क्यों करना चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है दर्शकों, क्या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्तों में अब भरोसे की जगह शक ने ले ली, अविश्वास ने ले ली? क्योंकि विश्वास की एक महीन लकीर और उस लकीर के आगे पीछे ही सिर्फ इतना सा अंतर होता, विश्वास में आ लगाने का उतना ही अंतर है। और इस विश्वास से अविश्वास वाली कहानी के बीच शक ने जगह ले ली है। वो इजराइल जिसे अमेरिका दशकों से अपना सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता रहा, वो अमेरिका जो ईरान युद्ध में इजराइल के साथ मिलकर अपनी पीठ थपथपाता रहा, आज उसी इजराइल पर वॉशिंगटन में जासूसी के गंभीर आरोप क्यों लग रहे हैं? दोस्ती में यह धोखा क्यों? मोसाद का मिशन अमेरिका आखिर क्या है? और क्या मजबूरी ऐसी नेतन्याहू की पड़ी जिसमें अगर इस बात में सच्चाई है कि जासूसी की जा रही है, तो यह नौबत क्यों आई, वो भी आपको समझाता हूं। मोसाद की सीक्रेट एक्टिविटी के बारे में अमेरिका को जानकारी हो गई। व्हाइट हाउस की सीक्रेट चर्चाओं पर मोसाद की नजर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट कह रही है। कहा जा रहा है कि यूएस अधिकारियों की निगरानी का दावा किया जा रहा है। कहां उठ रहे हैं, कहां बैठ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, सब कुछ नोट डाउन किया जा रहा है। और फिर आती है एक रिपोर्ट, DIA रिपोर्ट, जिसके बाद हड़कंप मचता है। जासूसी के आरोपों से वॉशिंगटन और नेतन्याहू। ईरान क्यों भड़क गया? लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा ईरान की प्रतिक्रिया है, क्योंकि हिजबुल्लाह सिर्फ लेबनान का एक सशस्त्र संगठन नहीं माना जाता, बल्कि उसे ईरान का सबसे करीबी क्षेत्रीय सहयोगी भी समझा जाता है। यही वजह है कि जब बेरूत पर हमला हुआ तो तेहरान की प्रतिक्रिया बेहद तीखी रही। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने साफ शब्दों में कहा कि यह हमला सिर्फ लेबनान पर नहीं बल्कि उन समझौतों पर है जिनके जरिए क्षेत्र में शांति लाने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर इस तरह के हमले जारी रहे तो ईरान केवल बातचीत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीधे टकराव की दिशा में भी कदम बढ़ा सकता है। क्या ईरान सीधे युद्ध में उतर सकता है? यही वो सवाल है जो इस समय दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञों को परेशान कर रहा है, क्योंकि अगर ईरान और इजराइल के बीच सीधा टकराव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। पूरे मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने, खाड़ी क्षेत्र के देश, ऊर्जा आपूर्ति मार्ग और वैश्विक अर्थव्यवस्था तक इसकी चपेट में आ सकते हैं। ईरानी नेताओं ने पहले ही संकेत दिया है कि क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकाने भी संभावित लक्ष्यों की सूची में हो सकते हैं। ऐसे बयान हालात को और ज्यादा संवेदनशील बना देते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने एक बार फिर इजराइल के समर्थन में बयान दिया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है और हिजबुल्लाह को हमले रोकने चाहिए, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका बातचीत और राजनीतिक समाधान की बात भी कर रहा है। वॉशिंगटन चाहता है कि क्षेत्रीय तनाव किसी बड़े युद्ध में न बदले, क्योंकि ऐसा होने पर अमेरिका को भी सीधे तौर पर इसमें शामिल होना पड़ सकता है। यही वजह है कि एक तरफ वो इजराइल का समर्थन कर रहा है और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे कूटनीतिक प्रयास भी जारी रखे हुए हैं। दोस्तों, इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा नुकसान लेबनान को हो रहा है। पहले से आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक चुनौतियों से जूझ रहा ये देश अब फिर से युद्ध जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। आम नागरिकों के लिए जिंदगी और मुश्किल होती जा रही है। स्कूल, अस्पताल,
सड़कें और रिहायशी इलाके लगातार खतरे में हैं। लोगों के मन में डर है कि कहीं उनका देश एक बार फिर बड़े युद्ध का मैदान न बन जाए। क्या गजाफिकेशन का आरोप सही है? कुछ विश्लेषकों का कहना है कि लेबनान में वही रणनीति अपनाई जा रही है जो पहले गाजा में देखने को मिली थी, यानी घनी आबादी वाले इलाकों में हमले, नागरिक ढांचे को नुकसान, स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव और लगातार सैन्य दबाव बनाना। इस दावे पर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि नागरिक आबादी इस संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत चुका रही है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन भी लगातार चिंता जता रहे हैं। दोस्तों, एक और बड़ा सवाल इस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के गलियारों में पूछा जा रहा है। अगर युद्ध विराम लागू है तो फिर बार बार ऐसे हमले क्यों हो रहे हैं? आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो दोनों पक्षों को लगातार सैन्य कार्रवाई के लिए प्रेरित कर रही है? विशेषज्ञों का मानना है कि समस्या सिर्फ सीमा पर होने वाले हमलों की नहीं है, बल्कि भरोसे की भी है। इजराइल को लगता है कि हिजबुल्लाह युद्ध विराम का फायदा उठाकर अपनी सैन्य क्षमताओं को फिर से मजबूत कर रहा है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और लेबनान का आरोप है कि इजराइल लगातार हवाई हमले करके युद्ध विराम की भावना का उल्लंघन कर रहा है। ऐसे माहौल में हर नया हमला एक नई प्रतिक्रिया को जन्म देता है और धीरे धीरे पूरा समझौता कमजोर पड़ने लगता है। यही कारण है कि कई विश्लेषक अब ये कहने लगे हैं कि कागजों पर भले ही युद्ध विराम मौजूद हो, लेकिन जमीन पर संघर्ष कभी पूरी तरह रुका ही नहीं। और जब किसी संघर्ष में विश्वास खत्म हो जाता है, तब युद्ध विराम सिर्फ एक औपचारिक दस्तावेज बनकर रह जाता है। दोस्तों, इस संकट को केवल इजराइल और लेबनान के बीच की लड़ाई समझना बड़ी भूल होगी। दरअसल ये पूरे मिडिल ईस्ट में बदलते शक्ति संतुलन की कहानी भी है। एक तरफ इजराइल है, जिसे अमेरिका और कई पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त है। दूसरी तरफ ईरान है, जिसने पिछले कई वर्षों में क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में अपने प्रभाव का प्रस्ताव लिया है। लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक में कई शिया समूह, यमन में हूती आंदोलन और सीरिया में ईरान समर्थित ताकतें तेहरान के क्षेत्रीय प्रभाव का हिस्सा मानी जाती है। यही वजह है कि जब भी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष बढ़ता है तो मामला सिर्फ दो पक्षों तक सीमित नहीं रहता। इसके पीछे पूरे क्षेत्र की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा छिपी होती है, और यही प्रतिस्पर्धा इस संघर्ष को और ज्यादा खतरनाक बना देती है। दोस्तों, शायद आप सोच रहे होंगे कि हजारों किलोमीटर दूर होने वाला ये संघर्ष दुनिया के बाकी देशों को क्यों परेशान कर रहा है। इसका जवाब है ऊर्जा। मध्य पूर्व दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। अगर इजराइल, लेबनान और ईरान के बीच तनाव और बढ़ता है तो ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। समुद्री व्यापार मार्गों पर दबाव बढ़ सकता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जा सकती है। इतिहास गवाह है कि जब भी मिडिल ईस्ट में सैन्य तनाव बढ़ा है, उसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिखाई दिया है। ईंधन महंगा हुआ है, परिवहन लागत बढ़ी है और कई देशों की आर्थिक योजनाएं प्रभावित हुई हैं। यही कारण है कि दुनिया के बड़े आर्थिक केंद्र भी इस संकट पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी लगातार अपील कर रहे हैं कि दोनों पक्ष संयम बरतें। कूटनीतिक चैनलों के जरिए तनाव कम करने की कोशिशें जारी हैं। यूरोपीय देशों ने भी चिंता जताई है कि अगर ये संघर्ष और फैलता है तो लाखों लोग मानवीय संकट का सामना कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हर नया हमला शांति प्रयासों को कमजोर कर देता है। बातचीत की मेज पर जो प्रगति होती है वो कई बार युद्ध के मैदान में हुई एक घटना से पीछे चली जाती है। यही वजह है कि इस समय कूटनीतिक प्रयासों की सफलता को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। सबसे बड़ा खतरा क्या है? दोस्तों, सबसे बड़ा खतरा किसी एक बड़े हमले का नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है गलत अनुमान का। इतिहास में कई युद्ध ऐसे रहे हैं जो किसी सुनियोजित फैसले से नहीं, बल्कि लगातार बढ़ते तनाव, गलत आकलन और जवाबी कार्रवाइयों की श्रृंखला से शुरू हुए थे। एक हमला हुआ, उसके जवाब में दूसरा हमला हुआ, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरा क्षेत्र युद्ध की आग में घिर गया। आज मिडिल ईस्ट में भी कुछ ऐसा ही माहौल दिखाई दे रहा है। हर पक्ष ये दावा कर रहा है कि उसकी कार्रवाई जवाबी कदम है, लेकिन जब दोनों पक्ष खुद को रक्षात्मक और दूसरे को आक्रामक बताने लगते हैं तब हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं। तो दोस्तों, बेरूत पर हुआ यह हमला केवल एक शहर पर गिराया गया बम नहीं है, ये उस अस्थिरता का प्रतीक है जो पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। इजराइल अपनी सुरक्षा की बात कर रहा है, हिजबुल्लाह प्रतिरोध की बात कर रहा है, ईरान चेतावनी दे रहा है और अमेरिका
हालात को नियंत्रित रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा कीमत आम नागरिक चुका रहे हैं। वो लोग जिनका रणनीतिक, राजनीतिक और भू राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिनकी जिंदगी हर नए धमाके के साथ बदलती है। अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में क्या कूटनीति जीतती है या फिर हथियार। क्या ये तनाव बातचीत की मेज तक पहुंचेगा या फिर युद्ध के मैदान तक। और क्या बेरूत पर हुआ ये हमला एक अलग घटना साबित होगा या फिर किसी बड़े क्षेत्रीय संघर्ष की प्रस्तावना। इन सवालों के जवाब आने वाले समय देगा, लेकिन फिलहाल मध्य पूर्व की धड़कनें तेज हैं और पूरी दुनिया सांस रोककर अगले घटनाक्रम का इंतजार कर रही है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।